हेलो एवरीवन। आज हम मॉडर्न हिस्ट्री पढ़ेंगे और मैं एक ही वीडियो में पूरा कंप्लीट करा दूंगी मॉडर्न हिस्ट्री, क्योंकि आप देखते हैं कि किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में मॉडर्न हिस्ट्री से सबसे ज़्यादा क्वेश्चन आते हैं। तो आज मैं 1885 से 1947 तक पूरे डिटेल्स में बताऊंगी, जो सारे सीक्वेंस में रहेंगे, मतलब सारे एक ऑर्डर में रहेंगे, क्रम में रहेंगे। ठीक है, तो कोई भी स्किप मत कीजिएगा, क्योंकि एक के बाद एक है तो ऐसे आपको समझने में आसानी होगी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहले हम भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस से स्टार्ट करेंगे 1885 से। देखिए, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना 28 दिसंबर 1885 में बम्बई में होता है। इसकी स्थापना, इसके संस्थापक कौन थे? एओ ह्यूम थे। इनका पूरा नाम था एलन ऑक्टेवियन ह्यूम थे। उस टाइम भारत का वायसराय कौन था? लॉर्ड डफरिन थे। तो ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि जब कांग्रेस की स्थापना हुआ तो इसके संस्थापक यानी फाउंडर कौन थे? एओ ह्यूम थे। और उस टाइम वायसराय कौन थे? लॉर्ड डफरिन थे। नेक्स्ट है कांग्रेस का प्रथम अधिवेशन 28 दिसंबर 1885 ईस्वी में होता है। इसका स्थान कहाँ होता है? बम्बई में गोकुलदास तेजपाल संस्कृत महाविद्यालय में। इसके अध्यक्ष कौन थे? व्योमकेश चंद्र बनर्जी यानी WC बनर्जी थे। तो ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि कांग्रेस के प्रथम अधिवेशन के अध्यक्ष कौन थे? तो व्योमकेश चंद्र बनर्जी। इस अधिवेशन में 72 लोग भाग लिए। ठीक। नेक्स्ट देखते हैं कांग्रेस का दूसरा अधिवेशन यानी सेकेंड अधिवेशन कब होता है? 1886 में। हर 1 ईयर के बाद होता है। 1885 में हुआ था, फिर 1886 में होता है कांग्रेस का सेकेंड अधिवेशन। स्थान कलकत्ता में होता है। इस टाइम अध्यक्ष कौन थे? दादा भाई नौरोजी थे, जो कि दादा भाई नौरोजी क्या थे? एक पारसी थे। इनकी एक फेमस भी बुक है, पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया। थर्ड कांग्रेस का अधिवेशन 1887 में होता है। उस टाइम कहाँ होता है? स्थान मद्रास, ये वर्तमान में जो चेन्नई हम बोलते हैं, तमिलनाडु की राजधानी, तो उस टाइम मद्रास था, तो मद्रास में होता है थर्ड अधिवेशन। थर्ड अधिवेशन में अध्यक्ष कौन थे? बदरुद्दीन तैयब जी थे। तो कांग्रेस के पहले मुस्लिम अध्यक्ष बदरुद्दीन तैयब जी थे। ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि कांग्रेस के पहले मुस्लिम अध्यक्ष थे, बदरुद्दीन तैयब जी थे। कांग्रेस का चौथा अधिवेशन 1888 ईस्वी में होता है। स्थान इलाहाबाद, और इस टाइम अध्यक्ष कौन थे? जॉर्ज यूल थे। भारत के प्रथम अंग्रेज अध्यक्ष थे। ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है कि भारत के प्रथम अंग्रेज अध्यक्ष कौन थे? कांग्रेस के अध्यक्ष बने तो कौन थे? जॉर्ज यूल थे। तो कांग्रेस का 4 जो अधिवेशन है ये इम्पॉर्टेंट है। 4 अधिवेशन तो आप लर्न कर लीजिएगा। प्रथम अधिवेशन में अध्यक्ष कौन बने? व्योमकेश चंद्र बनर्जी बने। सेकेंड अधिवेशन में, कांग्रेस के सेकेंड अधिवेशन में अध्यक्ष कौन थे? दादा भाई नौरोजी थे। कांग्रेस के थर्ड अधिवेशन में बदरुद्दीन तैयब जी थे। और कांग्रेस के फोर्थ अधिवेशन में अध्यक्ष कौन थे? जॉर्ज यूल थे। और स्थान भी लर्न कर लीजिएगा, क्या स्थान कहाँ होता है? इलाहाबाद में। और नेक्स्ट ये है कि 1896 में कलकत्ता में कांग्रेस के अध्यक्ष रहमतुल्ला, उस टाइम कांग्रेस के अध्यक्ष थे, उसी टाइम वंदे मातरम गाया गया था। ये भी पूछा जाता है कि वंदे मातरम जब गाया गया तो उस टाइम कांग्रेस के अध्यक्ष कौन थे? तो रहमतुल्ला थे। वंदे मातरम कलकत्ता अधिवेशन में गुरुदेव रविंद्रनाथ टैगोर ने पहली बार गाया था। ये भी पूछा जाता है कि वंदे मातरम कांग्रेस के किस अधिवेशन में कहाँ पे गाया गया था? तो कलकत्ता अधिवेशन में 1896 में कलकत्ता में गाया गया था। फिर 1911 ईस्वी में कलकत्ता अधिवेशन में पहली बार जनगणमन गाया गया था। तो जनगणमन भी कलकत्ता में ही गाया गया था और वंदे मातरम भी कलकत्ता में ही गाया गया था। तो जनगणमन कलकत्ता में गाया गया था। उस टाइम कांग्रेस के अध्यक्ष कौन थे? तो बिशन नारायण धर थे। ये भी पूछा जाता है कि जब जनगणमन गाया गया था तो उस टाइम कांग्रेस के अध्यक्ष कौन थे? बिशन नारायण धर जी थे। और ये जनगणमन कब गाया गया था? तो 1911 में कलकत्ता के अधिवेशन में गाया गया था।
नेक्स्ट हम देखते हैं बंगाल का विभाजन। फूट डालो और राज्य करो नीति के तहत ब्रिटिश वायसराय लॉर्ड कर्जन ने बंगाल का विभाजन करवाया। तो फर्स्ट पहले क्वेश्चन तो ये बनता है कि बंगाल का विभाजन किसने करवाया, तो लॉर्ड कर्जन ने करवाया। 19 जुलाई 1905 को प्रस्ताव लाया और 20 जुलाई 1905 को घोषणा कर दी कि 16 अक्टूबर 1905 को बंगाल का विभाजन हो जाएगा। हिंदू और मुस्लिम ने इस दिन को रक्षाबंधन दिवस एंड शोक दिवस के रूप में मनाया। तो ये भी क्वेश्चन आता है कि किस दिन बंगाल विभाजन का मतलब डेट फिक्स हो गया, तो ये 16 अक्टूबर 1905 को बंगाल का विभाजन तय हो गया कि हाँ उस दिन से हो जाएगा बंगाल विभाजन। बंगाल जब विभाजन हो गया तो दो भागों में बटा, तो पहला एक भाग हो गया पश्चिम बंगाल और दूसरा भाग पूर्वी बंगाल, जो कि पूर्वी बंगाल आज क्या है, बांग्लादेश है। तो ये दो भागों में बट गया था। नेक्स्ट है स्वदेशी आंदोलन। देखिए बंगाल का विभाजन 1905 को होता है, स्वदेशी आंदोलन भी जस्ट कुछ दिनों बाद 1905 में भी ये स्वदेशी आंदोलन होता है, जस्ट इसके विरोध में होता है, बंगाल विभाजन के विरोध में। यह बंगाल विभाजन का बहिष्कार करने के लिए 7 अगस्त 1905 को स्वदेशी आंदोलन कलकत्ता के टाउन हॉल से घोषणा की गई। इसका मेन उद्देश्य क्या था, विदेशी वस्तुओं का बहिष्कार व स्वदेशी वस्तुओं का प्रयोग करना। देखिए जब बंगाल का विभाजन हुआ तो ब्रिटिश गवर्नमेंट का ये था कि हिंदू और मुस्लिम को अलग अलग करना था इनका, लेकिन भारतीय ये नहीं चाहते थे कि मतलब मुसलमान और हिंदू अलग अलग रहें। ठीक, तो इसी के पक्ष में ये स्वदेशी आंदोलन चलाया गया और इसका बहिष्कार किया गया, बंगाल विभाजन का बहिष्कार किया गया। तो ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि स्वदेशी आंदोलन किस डेट को स्टार्ट हुआ, तो 7 अगस्त 1905 को स्वदेशी आंदोलन स्टार्ट होता है। नेक्स्ट है मुस्लिम लीग की स्थापना। 30 दिसंबर 1906 को ढाका स्थान पर ऑल इंडिया मुस्लिम लीग की स्थापना की गई। इसके मुख्य अध्यक्ष कौन थे, सलीमुल्लाह खान थे और मुख्य संस्थापक आगा खान थे। तो ये भी लर्न कर लीजिए कि मुख्य अध्यक्ष कौन थे, सलीमुल्लाह और मुख्य संस्थापक आगा खान थे। मुस्लिम लीग की स्थापना देखिए हम लोग 1905 पढ़ लिए, अब 1906 में क्या होता है, मुस्लिम लीग की स्थापना होती है। नेक्स्ट है अब कांग्रेस का सूरत विभाजन। 1907 में कांग्रेस दो दलों में बट गई थी, नरम दल एंड गरम दल। नेता नरम दल के कौन कौन थे, दादा भाई नौरोजी, गोपाल कृष्ण गोखले, महात्मा गांधी थे। एंड गरम दल के नेता लाला लाजपत राय, बाल गंगाधर तिलक और बिपिन चंद्र पाल थे। तो सूरत विभाजन कब होता है, ये भी क्वेश्चन आता है कि सूरत विभाजन 1907 में दो दलों में बट गई थी, नरम दल और गरम दल। फिर नेक्स्ट हम पढ़ेंगे कि यहाँ तो 1907 में सूरत विभाजन में नरम दल और गरम दल अलग अलग हो जाते हैं, बट फिर हम लखनऊ समझौता जब आएगा 1916 उसमें फिर ये दोनों मिल जाते हैं, फिर आपस में इन लोग मिलन हो जाता है। नेक्स्ट हम पढ़ेंगे मुजफ्फरपुर बम कांड। 30 अप्रैल 1908 को खुदीराम बोस और प्रफुल्ल चाकी द्वारा मुजफ्फरपुर के मुख्य प्रेसिडेंसी मजिस्ट्रेट किंग्सफोर्ड को मारने के लिए बम फेंका, लेकिन दुर्भाग्य से मिस्टर कैनेडी की पत्नी और पुत्री की मृत्यु हो गई और किंग्सफोर्ड बच गया था। तो ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि मुजफ्फरपुर बम कांड पहले तो होता किस डेट को है, तो 30 अप्रैल 1908 को होता है, और किसने ये बम फेंका था, तो खुदीराम बोस और प्रफुल्ल चाकी द्वारा फेंका गया था। किसको मारने के लिए, तो किंग्सफोर्ड को मारने के लिए। लेकिन होता क्या है, किंग्सफोर्ड बच जाता है और मृत्यु किसकी हो जाती है, कैनेडी की पत्नी और उसकी पुत्री की मृत्यु हो गई, किंग्सफोर्ड बच गया था। इस कांड के बाद खुदीराम बोस को फांसी दे दी गई थी। सबसे कम उम्र में फांसी पर चढ़ने वाले व्यक्ति खुदीराम बोस थे। ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि सबसे कम उम्र में फांसी पर चढ़ने वाले व्यक्ति खुदीराम बोस थे। और प्रफुल्ल चाकी ने अपने ही पिस्तौल से स्वयं को गोली मार ली थी मुजफ्फरपुर बम कांड के बाद। इसमें ये था कि मुसलमानों के लिए ब्रिटिश गवर्नमेंट ने क्या किया था, एक अलग ही पार्टी बना दिया कि जो मुस्लिम सदस्य हैं तो उनका चुनाव केवल मुस्लिम मतदाताओं द्वारा ही
किया जाएगा, मतलब मुस्लिम जो भी रहेंगे वो मुस्लिम को ही वोट देंगे। नेक्स्ट है दिल्ली दरबार। 12 दिसंबर 1911 में क्या होता है कि 1911 का दिल्ली दरबार महाराजा जॉर्ज पंचम के आने के अवसर पर आयोजित किया गया था। इसी दरबार में कलकत्ता से दिल्ली राजधानी स्थानांतरण की घोषणा की गई थी। 1912 से दिल्ली राजधानी के रूप में लागू हो गया और 1912 में ही बंगाल से बिहार अलग राज्य के रूप में स्थापित हुआ। तो ये क्वेश्चन आता है कि हमारी पहले भारत की जो राजधानी तो कलकत्ता थी, तो कलकत्ता से दिल्ली कब ट्रांसफ़र हुआ? तो दिल्ली दरबार में। तो दिल्ली दरबार में 1911 में ये तो घोषणा हो गई, लेकिन लागू कब से हुआ? तो 1912 से लागू हो गया। दिल्ली क्या हो गई? भारत की राजधानी हो गई। और क्या होता है कि 1912 में ही बंगाल से बिहार को अलग कर दिया गया। पहले बंगाल में ही बिहार था, लेकिन बिहार को क्या कर दिया 1912 में बंगाल से बिहार को अलग राज्य एक बना दिया गया। और 22 मार्च को हर साल बिहार दिवस मनाया जाता है। नेक्स्ट हम देखेंगे कि हार्डिंग बम कांड। 23 दिसंबर 1912 को लॉर्ड हार्डिंग पर दिल्ली में बम फेंके, जिसके तहत 13 लोग गिरफ्तार हुए, जिसमें अमित चंद, बाल मुकुंद, अवध बिहारी व शहीद बसंत कुमार विश्वास शामिल थे। अम्बाला की सेंट्रल जेल में फांसी की सजा दे दी गई। क्या होता है कि उस टाइम जो भारत के वायसराय थे लॉर्ड हार्डिंग, उस पर दिल्ली में कुछ जो क्रांतिकारी जो दल थे वो क्या किए कि 13 लोग गिरफ्तार हो गए। उन्होंने क्या किया, इनके ऊपर बम फेंका, जिसके तहत 13 लोग को गिरफ्तार कर लिया गया और इनको अम्बाला की सेंट्रल जेल में फांसी की सजा दे दी गई। तो इतना तो आपको नहीं पढ़ना, मेन ये लर्न होना चाहिए कि हार्डिंग बम कांड किस डेट को होता है, तो 1912 को। नेक्स्ट है प्रथम विश्व युद्ध। ये कब से कब तक चलता है? तो प्रथम विश्व युद्ध 28 जुलाई 1914 से 11 नवंबर 1918 तक चला था। प्रथम विश्व युद्ध को महान युद्ध के नाम से भी जाना जाता है। यह युद्ध मित्र देशों और जो धुरी राष्ट्र थे उनके बीच ये क्या था, युद्ध था। तो मित्र देशों में कौन कौन से थे? तो फ्रांस, रूस, ब्रिटेन, जापान, अमेरिका एक साथ थे और धुरी राष्ट्र में जर्मनी, इटली, ऑस्ट्रिया, हंगरी और तुर्की थे। तो प्रथम विश्व युद्ध फर्स्ट वर्ल्ड वार जो होता है कब से कब तक चलता है? तो 1914 से लेके 1918 तक चलता है। अब 1914 के बाद देखिए क्या आता है, गांधीवादी युग की स्टार्ट होता है। तो 9 जनवरी 1915 ईस्वी को गांधी जी दक्षिण अफ्रीका से भारत आए और साबरमती आश्रम की स्थापना किया। मोहनदास करमचंद गांधी जी का जन्म 2 अक्टूबर 1869 को वर्तमान गुजरात राज्य के पोरबंदर जिले के मध्यवर्गीय परिवार में हुआ था। उनके पिता का नाम करमचंद गांधी और माता का नाम पुतलीबाई था। तो हम क्या होता है कि 9 जनवरी को हम प्रवासी दिवस के रूप में मनाते हैं, क्योंकि इस डेट को गांधी जी दक्षिण अफ्रीका से भारत आए थे। तो 9 जनवरी को प्रवासी दिवस के रूप में मनाया जाता है। नेक्स्ट हम देखते हैं होम रूल लीग की स्थापना। होम रूल लीग की स्थापना 28 अप्रैल 1916 में बाल गंगाधर तिलक और ब्रिटिश समाज सुधारक एनी बेसेंट द्वारा किया गया था। तो ये पूछा जाता है कि होम रूल लीग की स्थापना किस डेट को होता है? तो 1916 में। और इसकी स्थापना किसने किया? तो बाल गंगाधर तिलक और एनी बेसेंट के द्वारा मिलकर किया गया था। ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है अक्सर। स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है, ये किसने कहा था? तो बाल गंगाधर तिलक ने कहा था। लखनऊ समझौता दिसंबर 1916 में लखनऊ समझौता होता है और इसके अध्यक्ष कौन थे? अंबिका चरण मजूमदार थे। तो ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि लखनऊ समझौते में अध्यक्ष कौन थे? कांग्रेस के अध्यक्ष कौन थे? तो अंबिका चरण मजूमदार थे। और इसमें क्या होता है लखनऊ समझौते में? कांग्रेस और मुस्लिम लीग का समझौता हो जाता है। मतलब कांग्रेस और मुस्लिम लीग मिल जाते हैं और नरम दल और गरम दल का समझौता हो जाता है। और नरम और गरम दल भी क्या हो जाते हैं? आपस में मिल जाते हैं।
जैसा हम पढ़े थे कि 1907 में सूरत अधिवेशन में क्या होता है कि ये नरम दल और गरम दल बट जाते हैं। बट क्या होता है फिर लखनऊ समझौते में फिर नरम दल और गरम दल क्या हो जाते हैं, फिर मिल जाते हैं और एक हो जाते हैं, और कांग्रेस और मुस्लिम लीग का भी समझौता हो जाता है। नेक्स्ट हम देखेंगे चंपारण सत्याग्रह। 17 अप्रैल 1917 को महात्मा गांधी के नेतृत्व में बिहार के चंपारण जिले में नील कृषकों का ब्रिटिश हुक्मरानों एवं शोषक जमींदारों के अत्याचार एवं शोषण के विरुद्ध संचालित आंदोलन था। इस सत्याग्रह को तिनकठिया प्रणाली भी कहते हैं, क्योंकि अंग्रेजों द्वारा 3/20 भूमि पर नील की खेती को जबरन कराने का आदेश दिया था। राजकुमार शुक्ल के बुलाने पर ही महात्मा गांधी चंपारण आए और किसानों को मुक्ति दिलाएं। तो इसमें क्या था कि ब्रिटिश गवर्नमेंट के द्वारा एक आदेश दिया गया कि अगर 20 कट्ठा आपके पास ज़मीन है तो उसमें कम से कम 3 कट्ठे ज़मीन पे आपको नील का खेती करना अनिवार्य था किसानों के द्वारा, और वो ज़बरदस्ती करा रहे थे। तो इसी के विरोध में राजकुमार शुक्ल महात्मा गांधी को चंपारण बुलाते हैं और किसानों के लिए महात्मा गांधी आंदोलन करते हैं और फिर एक बार इनकी जीत हो जाती है। नेक्स्ट है अहमदाबाद मिल मजदूर आंदोलन। 15 मार्च 1918 में गुजरात के अहमदाबाद की एक कॉटन टेक्सटाइल मिल में किया गया था। यहाँ के मिल मालिकों ने मजदूरों को दिया जा रहा प्लेग बोनस बंद करने का निर्णय लिया था। अनुसुईया बेन के कहने पे महात्मा गांधी जी अहमदाबाद आए और भूख हड़ताल पर बैठ गए। तब कोर्ट ने 35% बोनस देने के लिए तैयार हुए। इसमें क्या था कि अहमदाबाद मिल मजदूर आंदोलन में कि उस टाइम प्लेग फैला हुआ था, तो जिसकी वजह से सारे जो मजदूर थे वो अपने घर जा रहे थे, वापस जा रहे थे घर। तो उनको रोकने के लिए ब्रिटिश गवर्नमेंट इनको बोनस दे रही थी, एक्स्ट्रा पैसा इनको दिया जा रहा था, बोनस बढ़ा दिया गया था। तो फिर लेकिन जैसे ही प्लेग समाप्त हो गया तो ब्रिटिश ने क्या किया कि इनका बोनस भी मतलब इसको समाप्त करने का निर्णय ले लिया कि अब बोनस आप लोग को हम नहीं देंगे। तो इसी के विरोध में अनुसुईया बेन के कहने पे महात्मा गांधी अहमदाबाद आते हैं और भूख हड़ताल पे बैठ जाते हैं। फिर कोर्ट ने इनको 35% बोनस देने के लिए अंत में तैयार हो गए। नेक्स्ट है खेड़ा सत्याग्रह। खेड़ा कहाँ पड़ता है? ये गुजरात में पड़ता है। खेड़ा सत्याग्रह 22 मार्च 1918 को खेड़ा सत्याग्रह शुरू हुआ था। उस समय देश में भीषण अकाल पड़ा था और जबरन किसानों से कर की वसूली अंग्रेज कर रहे थे। विट्ठल भाई पटेल के कहने पे महात्मा गांधी गुजरात आए और एक बार फिर महात्मा गांधी सफल हुए। तो आपको डेट इम्पॉर्टेंट है कि ये याद रखना कि खेड़ा सत्याग्रह कब होता है, तो 1918 में खेड़ा सत्याग्रह होता है। कहाँ होता है? गुजरात में होता है। उस टाइम क्या था कि अकाल पड़ा हुआ था और किसानों से ज़बरदस्ती ब्रिटिश सरकार क्या कर रही थी, इनसे टैक्स वसूल रही थी, जबकि उनके पास इतना पैदावार नहीं हो रहा था, बट वो ज़बरदस्ती इनसे कर ले रही थी, टैक्स ले रही थी, जिसके विरोध में विट्ठल भाई पटेल महात्मा गांधी को बुलाते हैं गुजरात और फिर ये आंदोलन करते हैं और लास्ट में फिर महात्मा गांधी की इनकी जीत हो जाती है। देखिए हम एक सीक्वेंस में पढ़ रहे हैं तो आपको इतना लर्न रखना है कि ऐसे आपको बस सिर्फ याद करना है कि होम रूल लीग की स्थापना कब होता है, तो 1916 में लखनऊ समझौता, 1916 में चंपारण सत्याग्रह, 1917 में अहमदाबाद मिल मजदूर आंदोलन, 1918 में और खेड़ा सत्याग्रह भी 1918 में। 1918 में खेड़ा सत्याग्रह स्टार्ट होता है। फिर नेक्स्ट देखेंगे आप। नेक्स्ट हम देखते हैं रॉलेट एक्ट। रॉलेट एक्ट 21 मार्च 1919 को लागू हुआ। रॉलेट एक्ट यह एक ऐसा कानून था जो अपराधी को बिना किसी वजह से जेल में बंद कर सकते थे। इस कानून को काला कानून भी कहा जाता था। रॉलेट एक्ट को बिना अपील, बिना वकील और बिना दलील कहा जाता है। रॉलेट एक्ट ब्रिटिश गवर्नमेंट के द्वारा लाया गया एक ऐसा नियम था जो शक के आधार पे किसी को भी मतलब गिरफ्तार कर सकते थे और उनको जेल में बंद कर सकते थे। तो इसको भारतीयों ने इसको क्या कहा? काला कानून कहा।
और इसको और क्या कहा जाता है कि बिना अपील, बिना वकील और बिना दलील भी कहा जाता है। तो रॉलेट एक्ट को इसका ये भी है काला कानून भी कहा जाता है। सबसे ज़्यादा विरोध कहाँ हुआ? तो पंजाब में इस कानून का सर्वाधिक विरोध हुआ और जलियांवाला बाग में एक विरोध सभा का आयोजन किया गया, क्योंकि रॉलेट एक्ट ऐसा था कि जो शक के आधार पे भाई किसी को भी गिरफ्तार वो कर सकते थे। तो इसका विरोध करने के लिए लोग जलियांवाला बाग में लोग इकट्ठा होते हैं। तो अब देखिए नेक्स्ट है जलियांवाला बाग हत्याकांड। 13 अप्रैल 1919 को जब पंजाब के अमृतसर में स्वर्ण मंदिर से कुछ ही दूर पर स्थित जलियांवाला बाग में जनरल डायर के आदेश पे सैनिकों ने भीड़ पर गोली चलाने लगे, जिसकी वजह से 400 से अधिक व्यक्ति मरे और 2000 से अधिक व्यक्ति घायल हुए। इस घटना के विरोध में रविंद्रनाथ टैगोर ने अपनी नाइटहुड यानी सर की उपाधि वापस कर दी। जैसे जलियांवाला बाग में भारतीय क्या कर रहे थे कि रॉलेट एक्ट का वो विरोध कर रहे थे, तो अपना शांतिपूर्वक मतलब वो थे शांतिपूर्वक अपना विरोध कर रहे थे। बट क्या होता है कि जनरल डायर आदेश दे देता है अपने सैनिकों को गोली चलाने के लिए, जिसके वजह से गोली चलाने लगते हैं और तो जिसकी वजह से भारतीयों में 400 से अधिक लोग भारतीय का डेथ हो गया और 2000 से अधिक लोग क्या हो गए, घायल हो गए। तो इस घटना के विरोध में रविंद्रनाथ टैगोर जी ने अपनी नाइटहुड यानी सर की उपाधि वापस कर दी। ये अक्सर क्वेश्चन पूछा जाता है कि जलियांवाला बाग में किसने अपनी नाइटहुड की उपाधि वापस कर दी? तो रविंद्रनाथ टैगोर ने अपनी नाइटहुड की उपाधि वापस कर दी। डेट इम्पॉर्टेंट है कि जलियांवाला बाग हत्याकांड किस डेट को होता है? तो 13 अप्रैल 1919 को। देखिए 1919 बहुत इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि 1919 में बहुत सारे चीज़ होते हैं। रॉलेट एक्ट भी आया, जलियांवाला बाग भी होता है, फिर अब इसके पक्ष में हंटर आयोग का गठन होता है। देखिए ये भी 1919 में ही होता है। हंटर आयोग का गठन होता है। लॉर्ड विलियम हंटर ने जलियांवाला बाग हत्याकांड की जांच करने के लिए एक समिति का गठन किया। 29 अक्टूबर 1919 को गठन हुआ। इस आयोग ने जनरल डायर को निर्दोष साबित कर दिया। तो बस मेन ये लर्न कर लीजिए कि हंटर आयोग भी कब आता है? तो 1919 में आता है जलियांवाला बाग हत्याकांड की जांच करने के लिए कि हाँ कि जलियांवाला बाग हत्याकांड मतलब सही मतलब इन्होंने मरवाया था कि नहीं, जनरल डायर ने मरवाया था कि नहीं। तो इसने हंटर ने क्या कर दिया भाई, ब्रिटिश गवर्नमेंट का ही था हंटर आयोग, तो इसने क्या कर दिया, जनरल डायर को निर्दोष कर दिया कि हाँ इसने कुछ नहीं किया, जनरल डायर को निर्दोष साबित कर दिया। फिर आता है खिलाफत आंदोलन 1919। देखिए ये भी इम्पॉर्टेंट है, खिलाफत आंदोलन। तुर्की में खलीफा का पद समाप्त कर दिए जाने के विरोध में आंदोलन प्रारंभ हुआ। इस आंदोलन का विरोध मोहम्मद अली और शौकत अली ने किया। ये दोनों अली बंधु के नाम से प्रसिद्ध थे। ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि अली बंधु किनको कहते हैं? तो मोहम्मद अली और शौकत अली ये तो भाई थे, इन दोनों को अली बंधु के नाम से जाना जाता है। और खिलाफत आंदोलन स्टार्ट किसने किया? तो यही दो भाई थे, मोहम्मद अली और शौकत अली ने इसको स्टार्ट किया था। कब हुआ था? तो 1919 में। फिर देखिए नेक्स्ट 1919 में एक और काम होता है, मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार आता है। भारत सचिव मॉन्टेग्यू तथा वायसराय चेम्सफोर्ड की संयुक्त रिपोर्ट के आधार पर पारित किया गया था। इस अधिनियम के द्वारा केंद्र और प्रांतों के बीच शक्तियों के दायित्व को स्पष्ट रूप से बांट दिए गए। इस अधिनियम को 1919 ईस्वी में पारित किया, जिसे मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार कहते हैं। तो मेन ये याद कीजिए कि मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार कब आता है? तो 1919 में आता है। और इसमें क्या किया गया? तो केंद्र और प्रांतों के बीच मतलब शक्तियाँ दे दी गई। जैसे आज मतलब केंद्र सूची है, राज्य सूची और समवर्ती सूची है, वैसे ही प्रांतों को भी मतलब स्टेट को भी कुछ मतलब सूचियाँ दे दी गई, उनको कुछ अधिकार दे दिया गया। भारत में ब्रिटिश सरकार द्वारा धीरे धीरे भारत को स्वराज्य संस्थान का दर्जा देने के लिए पेश किए गए थे। यही इसका मेन उद्देश्य था कि मतलब भारत को भी कुछ मतलब वो अपना स्वराज्य संस्थान हासिल करें, इसके लिए मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार आया था। नेक्स्ट असहयोग आंदोलन, ये कब स्टार्ट होता है? तो 1 अगस्त
1920 को यह असहयोग आंदोलन स्टार्ट होता है। इस आंदोलन को राष्ट्रपति महात्मा गांधी के नेतृत्व में शुरू किया गया था। असहयोग का अर्थ सरकार के हर कार्यों में असहयोग करना एवं सभी सरकारी नौकरियों का त्याग करना। इस आंदोलन के पहले दिन ही बाल गंगाधर तिलक की मृत्यु हो गई। तो ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि असहयोग आंदोलन के दौरान पहले दिन ही किसकी मृत्यु हो जाती है, तो बाल गंगाधर तिलक की मृत्यु हो जाती है। ये कब स्टार्ट होता है, तो 1 अगस्त 1920 को असहयोग आंदोलन शुरू होता है। नेक्स्ट है चौरी चौरा की घटना। 5 फरवरी 1922 को चौरी चौरा नामक उत्तर प्रदेश के गोरखपुर जिले के पास चौरी चौरा नामक स्थान पर भारतीयों ने ब्रिटिश सरकार की एक पुलिस चौकी को आग लगा दी थी, जिसमें 22 पुलिस कर्मचारी जिंदा जल के मर गए थे। इस घटना के बाद गांधी जी द्वारा असहयोग आंदोलन वापस लेना पड़ गया था और केसरी हिंद की उपाधि वापस कर दी। किसने, तो महात्मा गांधी जी ने। तो ये था कि चौरी चौरा की घटना जो थी किस डेट को होता है, तो 5 फरवरी 1922 को होता है चौरी चौरा की घटना। और इसमें क्या होता है कि जो भारतीय थे उन्होंने क्या किया थे, ब्रिटिश सरकार की एक पुलिस चौकी थी चौरी चौरा में, उसमें इन्होंने आग लगा दिया, जिससे 22 पुलिस कर्मचारी जो थे वो मर गए थे। इस घटना के बाद गांधी जी को असहयोग आंदोलन वापस लेना पड़ गया था। तो ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है कि महात्मा गांधी जी ने अपनी उपाधि, कौन सी उपाधि थी जो वापस कर दी, चौरी चौरा घटना के बाद इन्होंने केसरी हिंद की उपाधि इन्होंने वापस कर दी थी महात्मा गांधी जी ने। नेक्स्ट है स्वराज पार्टी। इसकी स्थापना कब होती है, 1923 को। तो 1 जनवरी 1923 को देशबंधु चित्तरंजन दास तथा मोतीलाल नेहरू ने स्वराज पार्टी की स्थापना की थी। तो ये पूछा जाता है कि स्वराज पार्टी की स्थापना किसने किया, तो देशबंधु चित्तरंजन दास तथा मोतीलाल नेहरू, इन दोनों ने मिलकर स्वराज पार्टी का स्थापना किया था। इसका स्थापना कब हुआ था, तो 1923 में। यह दल भारतीयों के लिए अधिक स्वशासन तथा राजनीतिक स्वतंत्रता की प्राप्ति के लिए कार्य कर रहा था। मेन उद्देश्य इसका क्या था कि स्वराज पार्टी का स्थापना करना, कि भारतीयों के लिए मतलब भारतीय जो है वो खुद का अपना शासन करे, स्वशासन मिले और राजनीतिक हमको स्वतंत्रता की प्राप्ति हो, इसके लिए इन्होंने ये स्वराज पार्टी बनाया था। स्वराज्य का अर्थ क्या होता है, अपना राज्य। नेक्स्ट है, देखिए ये सीक्वेंस में है, ये हम पढ़े हैं असहयोग आंदोलन 1920, फिर देखिए 1922 में चौरी चौरा, फिर 1923 में स्वराज पार्टी, अब पढ़ते हैं 1924 हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन की स्थापना। अक्टूबर 1924 में कानपुर के एक बैठक में चंद्रशेखर आज़ाद ने की थी। यह एक क्रांतिकारी दल था। तो बस ये पूछा जाता है कि हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन की स्थापना कब होता है, तो 1924 में होता है। और किसने किया था, तो चंद्रशेखर आज़ाद ने किया था। और ये क्या था, एक क्रांतिकारी दल था। फिर 1924 के बाद 1925 हम देखते हैं क्या होता है, इसमें काकोरी कांड होता है। 9 अगस्त 1925 काकोरी भारतीय राज्य यूपी के लखनऊ जिले में एक शहर और एक नगर पंचायत है। काकोरी जो है ये क्या है, नगर पंचायत है, जहाँ एचआरए मतलब हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन के जो सदस्य थे, उन्होंने एक ट्रेन सहारनपुर से लखनऊ जाने वाली पैसेंजर ट्रेन थी 8 डाउन, उसमें इन्होंने क्या कर लिया था, हथियार लूट लिए थे। इसके बाद इन 4 लोगों को फांसी की सज़ा होती है। ये अक्सर पूछा जाता है कि काकोरी कांड में किसको फांसी की सज़ा होती है, तो 4 लोगों को होती है। ये पूरा लर्न कर लीजिए। राम प्रसाद बिस्मिल को, राजेंद्र लहरी, रोशन सिंह और अशफाकुल्ला खान थे। इन चारों लोगों को फांसी की सज़ा होती है और चंद्रशेखर आज़ाद इसमें क्या हो गए थे, बच गए थे, वो बच के भाग निकले। तो काकोरी कांड, अब इसका नाम हो गया काकोरी ट्रेन एक्शन हो गया, यूपी गवर्नमेंट ने इसका नाम चेंज कर दिया, इसका नाम हो गया काकोरी ट्रेन एक्शन। ये कब होता है, तो 9 अगस्त 1925 को। नेक्स्ट अब हम देखते हैं साइमन कमीशन 1927। सर जॉन साइमन की अध्यक्षता में
8 नवंबर 1927 को एक आयोग गठित किया जिसे सर जॉन साइमन के नाम पर साइमन कमीशन कहा जाता है। अंग्रेजों ने भारतीयों के लिए एक कानून बनाया। अंग्रेज क्या किए, भारतीयों के लिए एक कानून लेके आए जिसका नाम था साइमन कमीशन। लेकिन 7 सदस्यों की पैनल कमेटी में एक भी भारतीय नहीं थे, अतः नागरिकों ने इसका विरोध किया। इसको व्हाइट मैन कमीशन या श्वेत आंदोलन कहा जाता है। आंदोलन के दौरान लाहौर में लाला लाजपत राय अंग्रेजों के हाथों घायल हो गए और इनकी मृत्यु हो जाती है। साइमन कमीशन भारत कब आता है, तो 3 फरवरी 1928 को भारत पहुंचा। तो ये क्वेश्चन पूछा था कि साइमन कमीशन इस्टेब्लिश कब हुआ, तो इसकी स्थापना हो गई तो 1927 में, 1927 में इसकी स्थापना हो गया था। लेकिन भारत कब आता है, तो भारत 1928 को भारत आता है। ये क्वेश्चन पूछा जाता है। साइमन कमीशन की स्थापना तो 1927 और साइमन कमीशन भारत कब पहुंचा, तो 1928 में। ये क्या था, इसको और किस किस नामों से जाना जाता है, इसको श्वेत आंदोलन के नाम से जाना जाता है, व्हाइट मैन कमीशन भी इसको बोलते हैं, क्योंकि ब्रिटिश गवर्नमेंट ने ये कहा कि हम भारतीयों के लिए कानून लेके आ रहे हैं। बट क्या था कि 7 सदस्य जो बनाए थे उसमें भारतीय एक भी नहीं थे, और उन्होंने कहा कि हम भारतीयों के लिए ही मतलब एक नया कानून बना रहे हैं। नेक्स्ट हम देखते हैं हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन। जैसे हम पढ़े थे 1924 में स्थापना हुआ था हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन का, उसी में हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन था, उसी में एक और ये जुड़ जाता है हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन, HSRA। पहले HRA था, अब हो जाता है HSRA। तो इसकी स्थापना कब होती है, सितंबर 1928 में, 1928 में, 1928 में दिल्ली के फिरोज शाह कोटला में चंद्रशेखर आज़ाद ने किया था। अन्य प्रमुख नेता भी थे भगत सिंह, बटुकेश्वर दत्त, जतिन दास, सुखदेव और अजय घोष थे। भारतीय स्वतंत्रता के लिए सशस्त्र संघर्ष के माध्यम से ब्रिटिश राज को समाप्त करने के उद्देश्य को लेकर गठित एक क्रांतिकारी संगठन था। यह क्या था, यह एक क्रांतिकारी मतलब संगठन था। इनका ये लक्ष्य था कि मतलब ब्रिटिश राज्य को समाप्त करना और मतलब स्वशासन, भारतीयों का स्वशासन हो, इनका मेन उद्देश्य था। तो इसीलिए इन्होंने एक ये संगठन बनाया था, हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन। इसकी स्थापना कब होती है, तो 1928 में। नेक्स्ट है देखिए 1928 में ही एक और होता है लाहौर कांड होता है। दिसंबर 1928 HSRA के जो सदस्य थे, एक ब्रिटिश पुलिस अधिकारी जॉन सैंडर्स को गोली मारकर हत्या कर दी थी, जिसके कारण भगत सिंह, राजगुरु और सुखदेव को फांसी की सजा हुई। 23 मार्च 1931 को इनकी फांसी की सजा होती है। ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि सैंडर्स को किसने मारा, तो भगत सिंह, राजगुरु और सुखदेव, इन्हीं के द्वारा ये मारे गए थे, तो जिसकी वजह से इन तीनों को फांसी की सजा हुई। तो लाहौर कांड जो था वो कब होता है, तो दिसंबर 1928 को लाहौर कांड होता है। नेक्स्ट हम देखते हैं सेंट्रल असेंबली बम कांड। फरवरी 1929 में भगत सिंह और बटुकेश्वर दत्त ने असेंबली में बम फेंक दिया। इस दिन दिल्ली की सेंट्रल असेंबली में वायसराय पब्लिक सेफ्टी बिल पेश कर रहे थे। कौन सी बिल, जैसे उस दिन ये पास हो जाता तो दिल्ली की सेंट्रल असेंबली में वायसराय जो थे वो पब्लिक सेफ्टी बिल पास कर रहे थे। तभी क्या होता है कि इसके बाद ये बिल मतलब कानून बन जाता है। तो उसी टाइम इन्होंने क्या किया, भगत सिंह और बटुकेश्वर दत्त ने बम फेंक दिया, जिसको कहा जाता है सेंट्रल असेंबली बम कांड। कब होता है, तो फरवरी 1929 को होता है सेंट्रल असेंबली बम कांड। नेक्स्ट है 1929 में ही एक और होता है काम, पूर्ण स्वराज की मांग होती है। 31 दिसंबर 1929 को कांग्रेस का अधिवेशन लाहौर में हो रहा था। कांग्रेस का अधिवेशन कहाँ हो रहा था, लाहौर में हो रहा था। उसी टाइम जवाहरलाल नेहरू ने पूर्ण स्वराज की मांग की। तो ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि पूर्ण स्वराज का मांग किसने किया, तो जवाहरलाल नेहरू ने किया। और पूर्ण स्वराज का मांग कब हुआ, किस डेट में, तो 31 दिसंबर 1929 को
कांग्रेस के लाहौर अधिवेशन में पूर्ण स्वराज की मांग जवाहरलाल नेहरू ने किया था। देखिए सारा एक एक लाइन बाय लाइन है, आपको ऐसे ही लर्न भी करना पड़ेगा। साइमन कमीशन 1927, फिर उसके बाद हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन 1928, फिर लाहौर कांड भी 1928, सेंट्रल असेंबली बम कांड 1929, फिर पूर्ण स्वराज की मांग 1929। नेक्स्ट हम देखते हैं सविनय अवज्ञा आंदोलन। 1930 से ये स्टार्ट होता है और 1930 से स्टार्ट होता है और 34 तक ये चलता है। इसी को और क्या नाम से जाना जाता है? नमक सत्याग्रह। सविनय अवज्ञा आंदोलन की शुरुआत दांडी मार्च से हुई थी। इसको और भी दांडी मार्च भी कहा जाता है। इस आंदोलन को नमक सत्याग्रह भी कहा जाता है। साबरमती आश्रम से शुरू हुआ और दांडी पहुंचे, जहां नमक कर को तोड़ा महात्मा गांधी जी ने। कब ये स्टार्ट होता है? तो 12 मार्च 1930 से स्टार्ट होता है और 6 अप्रैल 1930 को ये दांडी पहुंच गए। तो उस डेट तक 24 डेज कुल यात्रा लगा था इनको करने में। 24 डेज की यात्रा थी और जिसमें 79 लोग भाग लिए। और कितने किलोमीटर जो चले थे? तो 390 किलोमीटर ये चले थे। उस समय वायसराय कौन थे? लॉर्ड इरविन थे। उस समय वायसराय लॉर्ड इरविन थे। सविनय अवज्ञा आंदोलन का मुख्य उद्देश्य नमक कर के खिलाफ था, क्योंकि उस टाइम ब्रिटिश गवर्नमेंट नमक पे क्या कर रही थी? टैक्स वसूल रही थी। तो जिसके वजह से महात्मा गांधी जी ने ये सविनय अवज्ञा आंदोलन स्टार्ट किया और नमक पर से कर को समाप्त करने के लिए ये आंदोलन था, सविनय अवज्ञा आंदोलन। तो ये डेट एकदम याद कर लीजिए कि 12 मार्च से 6 अप्रैल तक चला था। टोटल कितने दिन की यात्रा थी? तो 24 डेज की ये यात्रा थी और 390 किलोमीटर ये लोग चले थे। और टोटल महात्मा गांधी को लेके 79 लोग थे टोटल। उस समय सविनय अवज्ञा आंदोलन के दौरान वायसराय कौन थे? तो लॉर्ड इरविन के ही काल में ये सविनय अवज्ञा आंदोलन स्टार्ट होता है। इसी को नमक सत्याग्रह भी कहा जाता है। नेक्स्ट हम देखते हैं 1930। फिर देखिए उसी टाइम क्या होता है? लाल कुर्ती आंदोलन 1930 से 31 तक चलता है ये। अब्दुल गफ्फार खान, इनको क्या कहा जाता है? सीमांत गादी भी कहा जाता है। इनके द्वारा शुरू किया गया था लाल कुर्ती आंदोलन। पूछा जाता है कि लाल कुर्ती आंदोलन किसके द्वारा शुरू किया गया था? तो अब्दुल गफ्फार खान के द्वारा शुरू किया गया था। इसे खुदाई खिदमतगार आंदोलन भी कहा जाता है। ये भी पूछा जाता है खुदाई खिदमतगार आंदोलन किस आंदोलन को कहा जाता है? तो लाल कुर्ती आंदोलन को कहा जाता है। मुख्य उद्देश्य क्या था? तो गांधी जी द्वारा शुरू की गए सविनय अवज्ञा आंदोलन का समर्थन करना। यानी जो जिस क्षेत्र पे था, मतलब अलग अलग आंदोलन अपना चला रहे थे कि हमें मतलब ये सविनय अवज्ञा आंदोलन के ही मतलब उद्देश्य पे ये भी लाल कुर्ती आंदोलन भी चलाया गया था। नेक्स्ट देखते हैं हम प्रथम गोलमेज सम्मेलन। मेन इसको लर्न कीजिएगा कि ये कब स्टार्ट होता है? नवंबर 1930 से स्टार्ट होता है और जनवरी 1931 तक चलता है प्रथम गोलमेज सम्मेलन। प्रथम गोलमेज सम्मेलन 12 नवंबर 1930 को प्रारंभ किया और अध्यक्षता ब्रिटेन के पीएम उस टाइम कौन थे? तो रामसे मैकडोनाल्ड ने की थी। उद्देश्य इनका क्या था? कि भारत के लिए एक नया कानून बनाना। गोलमेज सम्मेलन जो ब्रिटिश किए हैं तो उनका ये मोटिव था कि ठीक है, भारत के लिए हम एक नया कानून बनाएंगे। तो इसी के तहत परिणाम इसका क्या निकला? जो 1935 का जो एक्ट आया, 1935 का जो अधिनियम है, वो प्रथम गोलमेज सम्मेलन के बाद ही मतलब ये बनाया गया था। स्थान कहाँ हुआ? सेंट जेम्स पैलेस, लंदन। तो ये पूछा जाता है कि प्रथम गोलमेज सम्मेलन फर्स्ट जो हुआ था वो कब हुआ था? तो 1930 को हुआ था। फर्स्ट 1930 को होता है और सेकंड जो होता है 1931 को होता है और थर्ड जो होता है गोलमेज सम्मेलन 1932 को याद होता है। ये मेन ये वाला डेट तो नहीं, लेकिन ये ईयर तो याद कीजिए। 1930 को फर्स्ट गोलमेज सम्मेलन और सेकंड गोलमेज सम्मेलन 1931 को स्टार्ट होता है। इस सम्मेलन में गांधी जी ने भाग लिया और सांप्रदायिक समस्या पर विवाद के कारण असफल रहा। लंदन से वापस आकर गांधी जी ने पुनः सविनय अवज्ञा आंदोलन प्रारंभ किया।
तो ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि महात्मा गांधी जी ने किस आंदोलन, किस गोलमेज सम्मेलन में उन्होंने भाग लिया था। तो महात्मा गांधी सिर्फ सेकेंड गोलमेज सम्मेलन में ही महात्मा गांधी जी ने भाग लिया था। कांग्रेस के जो थे महात्मा गांधी सिर्फ सेकेंड गोलमेज सम्मेलन में ही महात्मा गांधी जी ने भाग लिया, और फिर ये वापस जब आते हैं तो फिर सविनय अवज्ञा आंदोलन ये प्रारंभ करते हैं। थर्ड गोलमेज सम्मेलन 17 नवंबर से स्टार्ट होता है और 24 दिसंबर 1932 तक चलता है। तृतीय गोलमेज सम्मेलन 1932 में हुआ। इस सम्मेलन में कांग्रेस ने भाग नहीं लिया। इस सम्मेलन में एक कॉलेज छात्र चौधरी रहमत अली ने विभाजित भारत के मुस्लिम भाग का नाम पाकिस्तान रखा। तो ये पूछा जाता है कि पाकिस्तान नाम किसने रखा, तो चौधरी रहमत अली ने पाकिस्तान नाम रखा। इसका अर्थ क्या होता है, पवित्र भूमि। पाकिस्तान का अर्थ क्या होता है, पवित्र भूमि। और डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने तीनों गोलमेज सम्मेलन में भाग लिया। तो दो गोलमेज सम्मेलन से दो इम्पोर्टेंट है कि किसने तीनों गोलमेज सम्मेलन में भाग लिया। तो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने तीनों गोलमेज सम्मेलन में भाग लिया। और किसने सेकेंड गोलमेज सम्मेलन में भाग लिया, तो महात्मा गांधी जी ने सिर्फ सेकेंड गोलमेज सम्मेलन में ही भाग लिया और भीमराव अंबेडकर तीनों में भाग लिए। ठीक, अब हम 1932 तक हो गया है। अब नेक्स्ट हम देखते हैं पूना पैक्ट अथवा पूना समझौता इसको कहा जाता है। तो ये किसके किसके बीच हुआ, तो भीमराव अंबेडकर और महात्मा गांधी के मध्य पुणे की यरवदा जेल में 24 सितंबर 1932 को हुआ था। पहले तो याद कीजिए कि पूना पैक्ट जो था ये कब हुआ, तो 1932 को होता है, 1932 को होता है। और किसके बीच हुआ, तो ये पूछा जाता है पूना पैक्ट किसके बीच हुआ, तो भीमराव अंबेडकर और महात्मा गांधी के बीच हुआ था। इसमें क्या था ये समझौता, तो अंग्रेज सरकार ने इस समझौते को सांप्रदायिक अधिनिर्णय यानी इसी को कम्युनल अवार्ड में संशोधन के रूप में अनुमति प्रदान की। ये पूछा था कम्युनल अवार्ड क्या है, तो वही पूना समझौते से ही रिलेटेड है कम्युनल अवार्ड। अंबेडकर ने दलितों के लिए विधानसभा में 18% आरक्षण प्राप्त किया। ये इम्पोर्टेंट है। पूना पैक्ट में इनको क्या मिलता है, तो पूना पैक्ट में अंबेडकर के द्वारा दलितों के लिए विधानसभा में 18% इनको आरक्षण की अनुमति मिल जाती है। नेक्स्ट है 1937 भारतीय प्रांतीय चुनाव। इसमें क्या होता है कि भारत सरकार अधिनियम 1935 के आदेशानुसार 1936 और 37 की सर्दियों में ब्रिटिश भारत में प्रांतीय चुनाव हुए थे। तो 11 प्रांतों में चुनाव हुए, जैसे कौन कौन से थे, तो मद्रास, मध्य प्रांत, बिहार, उड़ीसा, संयुक्त प्रांत, बॉम्बे प्रेसिडेंसी, असम, उत्तर पश्चिमी सीमांत प्रांत, बंगाल, पंजाब और सिंध था। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने 7 प्रांतों में सत्ता में उभरी थी। 11 प्रांतों में चुनाव था, प्रांत मतलब आज के टाइम पे जो स्टेट बोले, तो 11 प्रांतों में चुनाव था और कांग्रेस अकेले 7 राज्यों में उसकी मतलब पार्टी उसकी जीती थी। कांग्रेस की पार्टी 7 राज्यों में अपनी बनाई। तो 1939 में विश्व युद्ध भी चालू हो गया था उस टाइम। 1939 में सेकेंड विश्व युद्ध चालू हो गया, तो इंग्लैंड ने घोषणा की कि भारत इंग्लैंड के साथ मतलब दूसरे विश्व युद्ध में भाग लेगा। लेकिन कांग्रेस इसका विरोध कर रहे थे कि कांग्रेस कह रहे थे कि नहीं, विश्व युद्ध में भारतवासी भाग नहीं लेंगे। तो कांग्रेस ने इसका विरोध किया और इस्तीफा दे दिया। तो इसलिए कांग्रेस की सरकार ज़्यादा दिन तक नहीं चली और 22 दिसंबर और 1939 में इस दिन को मुस्लिम लीग ने मुक्ति दिवस मनाया, क्योंकि इस दिन क्या किया था, कांग्रेस ने इस्तीफा दे दिया। क्योंकि 1937 में चुनाव होता है और ये कम से कम 28 महीने कांग्रेस ने बस शासन किया था। और 1939 में 22 दिसंबर और 1939 में कांग्रेस ने इस्तीफा दे दिया। नवंबर 1939 में कांग्रेस ने इस्तीफा दे दिया। 28 महीने कांग्रेस ने शासन किया था। नेक्स्ट हम देखते हैं अगस्त प्रस्ताव। देखिए अब ये 1939 तक हम पढ़ चुके हैं, अब आता है 1940। अगस्त प्रस्ताव कब आता है, ये डेट इम्पोर्टेंट है। 8 अगस्त 1940 को अगस्त प्रस्ताव आता है, ये ब्रिटिश गवर्नमेंट के द्वारा लाया जाता है। अगस्त प्रस्ताव 8 अगस्त 1940 को वायसराय लॉर्ड लिनलिथगो
के द्वारा अगस्त प्रस्ताव पेश किया गया था। भारत के लिए इसका उद्देश्य कि डोमिनियन स्टेट बनाना, मतलब डोमिनियन इनको राज्य का अधिकार देना, और भारतीय स्वशासन की दिशा में एक संकेत के रूप में भारतीय राजनीतिक प्रतिनिधियों को शामिल करने के लिए वायसराय की परिषद का विस्तार करने का प्रस्ताव था। यानी अब मतलब ब्रिटिश क्या कर रहे थे, थोड़ा थोड़ा मतलब भारतीयों को छूट दे रहे थे कि भारतीयों के लिए मतलब हम आपके लिए डोमिनियन स्टेट बना देंगे, आपको खुद का हम स्वशासन देंगे। इसी के लिए लाया गया था अगस्त प्रस्ताव। तो ये डेट पूछा जाता है, अगस्त प्रस्ताव किसने लाया, लिनलिथगो ने लाया। किस डेट में आया, तो 8 अगस्त 1940 को आता है अगस्त प्रस्ताव। इसके बाद क्या होता है कि व्यक्तिगत सत्याग्रह चालू होते हैं। व्यक्तिगत सत्याग्रह 1940 को स्टार्ट होता है। व्यक्तिगत सत्याग्रह की शुरुआत महात्मा गांधी ने किया। ये भी पूछा जाता है कि व्यक्तिगत सत्याग्रह किसने स्टार्ट किया, तो महात्मा गांधी ने किया। यह अगस्त प्रस्ताव के विरोध में चालू किया गया था। जैसे कि अगस्त प्रस्ताव जब ब्रिटिश गवर्नमेंट के द्वारा लाया गया तो उसी के विरोध में ये व्यक्तिगत सत्याग्रह चालू हुआ। अन्य प्रमुख नेता भी थे, विनोबा भावे, चाचा नेहरू थे। आज़ादी के बाद विनोबा भावे ने एक आंदोलन चलाया, भूदान आंदोलन। ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि भूदान आंदोलन किसने चलाया, विनोबा भावे ने चलाया। भूदान ये कहाँ है, आंध्र प्रदेश के पोचमपल्ली नामक स्थान से। और ये भी है कि सर्वोदय की अवधारणा किसने दिया था, तो विनोबा भावे ने दिया था। व्यक्तिगत सत्याग्रह 1940। नेक्स्ट हम देखते हैं क्रिप्स मिशन। 1940 तक हम देख चुके थे, अब हम 1942 देखते हैं। क्रिप्स मिशन, ब्रिटिश प्रधानमंत्री चर्चिल ने ब्रिटिश संसद सदस्य तथा मजदूर नेता सर स्टैनफोर्ड क्रिप्स के नेतृत्व में 11 मार्च 1942 को घोषणा हुई तथा भारत में 23 मार्च 1942 को क्रिप्स प्रस्ताव आया। तो ये पूछा जाता है क्रिप्स प्रस्ताव भारत कब आया, तो 23 मार्च 1942 को क्रिप्स प्रस्ताव भारत आया। इसका उद्देश्य क्या था क्रिप्स प्रस्ताव लाने का, कि भारत के लिए एक संवैधानिक सभा बनेगी। अब ब्रिटिश गवर्नमेंट ये कह रही है कि ठीक है, हम भारत के लिए एक संवैधानिक सभा बनाएंगे, लेकिन दूसरे विश्व युद्ध के बाद भारत इंग्लैंड का द्वितीय विश्व युद्ध में सहयोग करेगा तब। ब्रिटिश ने ये कहा कि जब अगर भारतवासी अगर सेकेंड वर्ल्ड वार में अगर सहयोग करते हैं, इंग्लैंड का साथ अगर देते हैं, तो हम मतलब इनके लिए संवैधानिक मतलब सभा बनाएंगे, इनका अलग से संविधान बना देंगे, इनको अलग हम राज्य मतलब इनको हम स्वतंत्र कर देंगे। लेकिन तब करेंगे, लेकिन जब ये हमको साथ देगा, द सेकेंड वर्ल्ड वार में मेरे साथ ये भारतवासी हमको साथ देंगे तब। गांधी जी ने इसके बारे में एक कथन दिया और कहा कि यह अग्रिम तिथि का चेक है, और यह प्रस्ताव असफल रहा क्योंकि भारत वाले इसका इनकार कर दिए, और क्रिप्स प्रस्ताव क्या रहा, फिर एक बार ब्रिटिश के द्वारा लाया गया, ये असफल हो गया। क्रिप्स प्रस्ताव को गांधी जी ने डूबते हुए बैंक का पोस्ट डेटेड चेक कहा। ये क्वेश्चन पूछा जाता है, पोस्ट डेटेड चेक गांधी जी ने किस प्रस्ताव को कहा था, तो क्रिप्स प्रस्ताव। अब एकदम ब्रिटिश वाले हार गए थे, एक एक नया नया प्रस्ताव लेके आ रहे थे कि भारतवासी मान जाए, लेकिन फिर ये नहीं मान रहे थे। अब इनको ये था कि अब हमको स्वतंत्रता चाहिए ही तो चाहिए। तो क्रिप्स प्रस्ताव को गांधी जी ने क्या कहा था, तो ये कहा था ये कि पोस्ट डेटेड चेक इन्होंने कहा था। ये याद कीजिए क्रिप्स प्रस्ताव कब आया, क्रिप्स प्रस्ताव या क्रिप्स मिशन 1942 को आता है। तो ये डेट नहीं भी अगर याद कर पाते हैं तो ये तो ईयर इम्पॉर्टेंट है, ईयर हमेशा याद कीजिए। क्रिप्स प्रस्ताव 1942 को आता है, क्रिप्स प्रस्ताव। नेक्स्ट है भारत छोड़ो आंदोलन। 8 अगस्त 1942 को भारत छोड़ो आंदोलन द्वितीय विश्व युद्ध के समय 8 अगस्त 1942 को आरंभ किया गया था। इसका लक्ष्य भारत से ब्रिटिश साम्राज्य को समाप्त करना था। यह आंदोलन महात्मा गांधी द्वारा अखिल भारतीय कांग्रेस समिति के मुंबई अधिवेशन में शुरू किया गया था। उस समय वायसराय लिनलिथगो थे। आंदोलन के पहले दिन ही सभी बड़े नेता गिरफ्तार हो गए, जिसे ऑपरेशन जीरो आवर कहा जाता है। ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है कि ऑपरेशन जीरो आवर किस आंदोलन को कहते हैं,
तो भारत छोड़ो आंदोलन, क्योंकि अब तो एकदम चरम पे था कि नहीं अब हमको स्वतंत्रता चाहिए ही तो चाहिए, तो इसमें इन्होंने भारत छोड़ो आंदोलन स्टार्ट किए। और नेक्स्ट डे 9 अगस्त को ही क्या होता है कि ऑपरेशन जीरो आवर ब्रिटिश गवर्नमेंट शुरू कर देती है, और इसके तहत उन्होंने क्या कर लिया कि बहुत सारे जो नेता थे उनको गिरफ्तार करने लगे। अतः गांधी जी ने नारा दिया इसी में करो या मरो का, यह सबसे हिंसक आंदोलन था। गांधी जी को पुणे के आगा खां पैलेस में बंद रखा गया। तो ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि गांधी जी को किस जेल में बंद रखा गया था, तो इनको पुणे के आगा खां पैलेस में बंद रखा गया था। और राजेंद्र प्रसाद को बांकीपुर जेल यानी पटना में इनको बंद किया गया था जेल में। जयप्रकाश नारायण को हजारीबाग यानी झारखंड में पड़ता है, उस जेल में इनको बंद रखा गया। कुछ नए नेता भी प्रकाश में आए भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान। अब पूरे ये विस्तार हो गया था भारत छोड़ो आंदोलन। लोकनायक जयप्रकाश नारायणी ये क्या थे, तो भूमिगत कार्रवाई ये भी करना स्टार्ट कर दिए थे। राम मनोहर लोहिया, अशफाक अरोड़ा आसफ अली, उषा मेहता, रेडियो ये गुप्त रेडियो थी उस टाइम, ये रेडियो के द्वारा ही संचालन कर रही थी। ये भी पूछा जाता है कि रेडियो का संचालन उस टाइम कौन कर रहा था, तो उषा मेहता। यह स्वतः स्फूर्ति आंदोलन था, यह आंदोलन कभी खत्म नहीं हुआ। मतलब अब ये स्टार्ट हो गया भारत छोड़ो आंदोलन। तो ये पूछा जाता है कि भारत छोड़ो आंदोलन इम्पॉर्टेंट है डेट, किस डेट को स्टार्ट होता है, तो 8 अगस्त 1942 को स्टार्ट होता है भारत छोड़ो आंदोलन। इसी में गांधी जी ने करो या मरो का नारा दिया था। तो ये क्वेश्चन इम्पॉर्टेंट है कि गांधी जी ने किस आंदोलन में करो या मरो का नारा दिया था, तो भारत छोड़ो आंदोलन में ही इन्होंने करो या मरो का नारा दिया था। नेक्स्ट है कि भारत छोड़ो ये शब्द किसने गढ़ा था। सबसे पहले भारत छोड़ो ये जो नारा था ये किसने गढ़ा था, तो ये यूसुफ मेहर अली ने दिया था। भारत छोड़ो का जो नारा था वो यूसुफ मेहर अली ने दिया था। भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष कौन थे, तो अब्दुल कलाम आज़ाद थे। यानी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के 1942 में कांग्रेस के अध्यक्ष कौन थे, तो अब्दुल कलाम आज़ाद थे उस टाइम। नेक्स्ट है कैबिनेट मिशन, ये कब आता है भारत, 24 मार्च 1946 को कैबिनेट मिशन का गठन किया गया था। भारत आने वाली 3 सदस्यों की इस समिति को ही इतिहास में कैबिनेट मिशन के नाम से जाना जाता है। कैबिनेट मिशन में 3 लोग इम्पोर्टेंट हैं। मिशन में 3 ब्रिटिश कैबिनेट सदस्य थे। एक थे पैथिक लॉरेंस थे जो इस समिति के अध्यक्ष बनाए गए थे, और स्टैनफोर्ड क्रिप्स थे तथा एबी अलेक्जेंडर थे। 24 मार्च 1946 को भारत पहुंचा था। तो कैबिनेट मिशन ये डेट इम्पॉर्टेंट है कि कैबिनेट मिशन कब भारत आया, तो 24 मार्च 1946 को कैबिनेट मिशन भारत आता है। ठीक, और इसके कौन कौन से सदस्य थे, पैथिक लॉरेंस थे और स्टैनफोर्ड क्रिप्स थे और एबी अलेक्जेंडर थे। ठीक, ये 3 लोग इम्पॉर्टेंट हैं। इसका उद्देश्य क्या था, कैबिनेट मिशन लाने का उद्देश्य क्या था, भारत के लिए एक संवैधानिक सभा बनेगी। फिर इनका यही बात था कि ठीक है हम भारत के लिए एक संवैधानिक सभा बनाएंगे, भारत की एकता की रक्षा करना और उसकी स्वतंत्रता प्रदान करना है। इसमें ये था कि ठीक है हम भारत को अब क्या कर देंगे, स्वतंत्रता प्रदान कर देंगे, लेकिन पाकिस्तान नहीं बनेगा। पाकिस्तान को ये बांटना नहीं चाहते थे। कैबिनेट मिशन आया तो उस टाइम इन्होंने कहा कि नहीं, पाकिस्तान नहीं बटेगा। इसके बाद जिन्ना ने सीधी कार्यवाही दिवस की घोषणा कर दिया, और 16 अगस्त 1946 को इसके बाद भारत में भयानक दंगे चालू हुए, क्योंकि जिन्ना अलग राज्य चाहता था। जिन्ना चाहता था कि पाकिस्तान एक अलग राज्य हो जाए और स्वतंत्र हो जाए। तो इसलिए जिन्ना ने क्या किया, कार्यवाही दिवस की घोषणा कर दी और बहुत ही भयानक दंगे चालू हो गए। इसी को क्या कहा जाता है, डायरेक्ट एक्शन डे की घोषणा किसने की, जिन्ना ने किया था। माउंटबेटन योजना 3 जून 1947 को आता है। भारत में अंतिम ब्रिटिश वायसराय लॉर्ड माउंटबेटन ने 3 जून 1947 को योजना प्रस्तुत की, जिसमें भारत के राजनीतिक समस्याओं को हल करने के लिए विभिन्न चरणों की रूपरेखा प्रस्तुत की गई थी।
तो माउंटबेटन योजना क्या था? ये भारत के जो अंतिम वायसराय थे माउंटबेटन, इन्हीं के द्वारा 3 जून 1947 को यह योजना प्रस्तुत किया जाता है। इसका मेन उद्देश्य था कि 2 नए राष्ट्रों की संप्रभुता, यानी 2 नए राष्ट्र बनाना, मतलब भारत और पाकिस्तान बनेंगे और अपना संविधान बनाने के लिए उनके अधिकार के सिद्धांत शामिल थे। यानी उनको अब अधिकार दे दिया गया कि ठीक है, आप अपना क्या कीजिए, खुद का संविधान बनाइए। और भारत और पाकिस्तान को 2 देशों में बांट दिया गया। उसी टाइम फिर रेड क्लिफ लाइन माउंटबेटन योजना में आई। रेड क्लिफ लाइन जो है माउंटबेटन योजना में ही आया था। सभी राज्य अपने देश चुनने के लिए स्वतंत्र थे। उस टाइम 562 देसी रजवाड़े थे, मतलब रजवाड़े मतलब स्टेट, 562 स्टेट्स थे। और स्टेट को ये स्वतंत्रता थी कि आप किस मतलब देश में जाना चाहते हैं, या तो आप भारत में रहिए या फिर पाकिस्तान में। वल्लभ भाई पटेल ने सभी राज्यों को भारत में मिला लिया, केवल 3 राज्यों को छोड़ के, जूनागढ़, हैदराबाद और कश्मीर। वल्लभ भाई पटेल ने कई राज्यों को इन्होंने भारत में मिला लिया, जिसमें 3 राज्यों को उन्होंने छोड़ दिया। ये कौन कौन से राज्य थे? जूनागढ़, हैदराबाद और कश्मीर। हैदराबाद सबसे बड़ा राज्य था। ऑपरेशन पोलो के तहत हैदराबाद भी भारत में शामिल हुआ। वल्लभ भाई पटेल ने हैदराबाद को भी शामिल कर लिया भारत में। ये ऑपरेशन पोलो के तहत इनको शामिल किया गया। तो ये है लास्ट हमारा माउंटबेटन योजना, जो 3 जून 1947 को आता है, और इसी में भारत को स्वतंत्रता मिल जाती है कि आप अपना संविधान बना लीजिए और आप स्वतंत्र हैं। थैंक यू। नेक्स्ट है गदर पार्टी। ये कुछ टॉपिक्स हैं जो मेरे से छूट गए थे। ये भी मॉडर्न हिस्ट्री के ही टॉपिक्स हैं, थोड़े बहुत हैं, इसको मैं करा देती हूँ, फिर ये एंड हो जाएगा यहीं पे। लास्ट बचा हुआ है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। गदर पार्टी। ये गदर पार्टी की स्थापना कब हुआ था? तो 1913 में स्थापना हुआ था। इसके संस्थापक कौन थे? सरदार सोहन सिंह भाकना। ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि गदर पार्टी के फाउंडर कौन थे? तो सरदार सोहन सिंह भाकना थे। इसके अतिरिक्त लाला हरदयाल महामंत्री थे। इसके अतिरिक्त लाला हरदयाल जी भी थे। अगर क्वेश्चन में ये सोहन सिंह भाकना नहीं होता है तो फिर यही सही रहता है कि लाला हरदयाल थे। गदर पार्टी के संस्थापक कौन थे? लाला हरदयाल। वैसे अगर सोहन सिंह भाकना रहे तब तो ये सही है, अगर ये नहीं रहता ऑप्शन में तो लाला हरदयाल थे। गदर पार्टी का मुख्यालय कहाँ था? सैन फ्रांसिस्को, अमेरिका में था। इसका उद्देश्य क्या था? अंग्रेजी साम्राज्य को जड़ से उखाड़ फेंकने के लिए। कोई भी पार्टी का जब भी मतलब उसका इस्टेब्लिश किया गया तो उसका एक ना एक कोई उद्देश्य था कि क्यों वो किया गया। गदर पार्टी का मेन यही उद्देश्य था कि अंग्रेजी साम्राज्य को ख़त्म करना था, अंग्रेजी साम्राज्य को जड़ से उखाड़ फेंकने के लिए किया गया था। नेक्स्ट है अभिनव भारत सोसाइटी। इसका स्थापना 1904 में विनायक दामोदर सावरकर और उनके भाई गणेश दामोदर सावरकर द्वारा स्थापित एक भूमिगत सोसाइटी थी। ये भी क्वेश्चन आता है कि अभिनव भारत सोसाइटी की स्थापना किसने किया? तो दामोदर सावरकर ने किया, और उनके भाई गणेश दामोदर सावरकर के द्वारा स्थापित किया गया था। और कब किया गया? तो 1904 में। पहले अभिनव भारतीय सोसाइटी का नाम मित्र मेला था। इसी का पहले नाम मित्र मेला था। जो मित्र मेला नाम था वही बाद में अभिनव भारत सोसाइटी बना, जिसकी स्थापना विनायक दामोदर सावरकर और गणेश दामोदर सावरकर ने किया था। अभिनव भारत सोसाइटी यंग इंडिया सोसाइटी की स्थापना 1904 में भारतीयों के लिए, व्यक्तियों विशेषकर विदेशों में भारतीयों को एकजुट करने के लिए लंदन में स्थापना किया गया था। इसका मेन उद्देश्य ये था कि जो भी मतलब भारतीय हैं उनको एकजुट किया जाए, ठीक। और इसी के लिए इन्होंने विदेश में इन्होंने ये सोसाइटी की स्थापना किया था। नेक्स्ट है बारदोली सत्याग्रह 1928। बारदोली सत्याग्रह जून 1928 में गुजरात में ये बारदोली सत्याग्रह हुआ था। यह एक प्रमुख किसान आंदोलन था जिसका नेतृत्व वल्लभ भाई पटेल ने किया था।
उस समय प्रांतीय सरकार ने किसानों के लगान में 22% तक की वृद्धि कर दी थी। सरदार पटेल ने इस लगान वृद्धि का जमकर विरोध किया। इस आंदोलन के बाद गांधी जी बारदोली की महिलाओं ने पटेल को सरदार की उपाधि दी थी। तो देखिए बारदोली सत्याग्रह कब स्टार्ट होता है, तो 1928 में स्टार्ट होता है और इसका नेतृत्व किसने किया, तो मेन जो थे वो वल्लभ भाई पटेल थे। इन्होंने बारदोली सत्याग्रह का नेतृत्व किया था। इसमें क्या था कि जो किसान थे, किसानों से जो टैक्स लिया जाता था उसको 22% तक मतलब उसका इंक्रीज कर दिया गया था, वृद्धि कर दी गई थी। सरदार पटेल ने इस लगान वृद्धि का जमकर उन्होंने विरोध किया और इस आंदोलन के बाद पूछा जाता है कि गांधी जी को इस आंदोलन के बाद गांधी जी और बारदोली की जो महिलाएं थे तो वल्लभ भाई पटेल को सरदार की उपाधि दी। तो ये क्वेश्चन इम्पोर्टेंट है कि सरदार की उपाधि वल्लभ भाई पटेल को किस सत्याग्रह में मिला था, तो बारदोली बारदोली सत्याग्रह में ही वल्लभ भाई पटेल को सरदार की उपाधि बारदोली की महिलाओं ने ही दिया था। ये भी पूछा जाता है कि किसने दिया था, तो बारदोली की जो महिलाएं थी उन्होंने सरदार की उपाधि दी। फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना। फॉरवर्ड ब्लॉक 3 मई 1939 को सुभाष चंद्र बोस ने ऑल इंडिया फॉरवर्ड ब्लॉक का गठन किया था। तो फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना किसने किया था, तो सुभाष चंद्र बोस ने किया था। कब इसका स्थापना हुआ था, तो 3 मई 1939 में। नेक्स्ट है आज़ाद हिंद फौज, इसी को बोलते हैं INA यानी इंडियन नेशनल आर्मी की स्थापना मोहन सिंह ने सिंगापुर में की थी। तो ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है कि आज़ाद हिंद फौज की स्थापना किसने किया था, तो मोहन सिंह ने किया था। आज़ाद हिंद फौज की स्थापना मोहन सिंह ने किया था। इसका उद्देश्य भारत को अंग्रेजों के कब्जे से स्वतंत्र कराने के लिए आज़ाद हिंद फौज का गठन किया गया था। 1943 में इसका चार्ज सुभाष चंद्र बोस ने लिया और सिंगापुर में अस्थायी सरकार का निर्माण किया। तो ये भी क्वेश्चन आता है कि अस्थायी सरकार का निर्माण किसने किया, तो सुभाष चंद्र बोस जी ने किया था। आज़ाद हिंद फौज की स्थापना किसने किया था, तो मोहन सिंह ने किया था। बहुत लोग सुभाष चंद्र बोस बोलते हैं लेकिन ये गलत है। आज़ाद हिंद फौज की स्थापना किसने किया था, मोहन सिंह ने किया था। और जब ये पूछे कि अस्थायी सरकार का निर्माण किसने किया था, तब सुभाष चंद्र बोस ने 1943 में किया था और आज़ाद हिंद फौज तो 1942 में बना था और 43 में सुभाष चंद्र बोस ने अस्थायी सरकार का इन्होंने निर्माण किया था। नेक्स्ट है दिल्ली चलो तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा। ये नारा किसने दिया था, तो सुभाष चंद्र बोस जी ने दिया था। 1944 में सुभाष चंद्र बोस ने महात्मा को राष्ट्रपिता की उपाधि दी थी। सुभाष चंद्र बोस जी ने ही महात्मा को राष्ट्रपिता उन्होंने कहा। राष्ट्रपिता की उपाधि किसने दिया था, तो सुभाष चंद्र बोस ने महात्मा जी को दिया था। और नेताजी को, सुभाष चंद्र बोस को नेताजी भी कहा जाता है। तो नेताजी की उपाधि किसने दिया था, तो जो जर्मन तानाशाह था हिटलर, एडोल्फ हिटलर, उसी हिटलर ने ही सुभाष चंद्र बोस जी को नेताजी की उपाधि दी थी। तो यह बस मेरा लास्ट हो गया और ये मेरा यहीं से कंप्लीट हो जाता है। थैंक यू।